मेरे दिमाग में ये अक्सर आता रहता है कि यार हम कौन से टाइम में पैदा हो गए हैं। हमने कोरोना पेंडेमिक भी देख लिया, हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग भी देख ली, अब हम वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट देख रहे हैं। मैं तो रोज रोज ईरान, इजराइल, अमेरिका की खबरें सुन सुन के पागल हो गया हूँ। आज के लिए हम इस जंग से ध्यान हटाते हैं और वर्ल्ड वॉर 2 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ते हैं, जिस टाइम पर अमेरिका और जापान की बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द एनिमी। इसको पर्ल एस बक ने लिखा हुआ है। पर्ल एस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था, बट उनकी परवरिश चाइना में हुई थी। उनकी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स को लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत ही शानदार थी और उनको उनकी लिटरेचर के लिए 1938 में एक नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके स्टोरीज का मेन फोकस हमेशा से ह्यूमैनिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोरल डिलेमास रहा है, जो कि हमें इस कहानी में भी देखने को मिलेगा। अब हम इस कहानी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। इस पूरी कहानी का टाइम है वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जापान और अमेरिका बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थे। इन दोनों देशों के बीच में नफरत बहुत ही गहरी थी और इन दोनों कंट्रीज में से कोई भी अपने दुश्मन की मदद करता था तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था और उसको मौत की सजा दी जाती थी। ये पूरी कहानी सेट है एक घर में, जो कि डॉक्टर सदाओ का है, और ये घर समुंदर के किनारे में है, पत्थरों के ऊपर। ये घर बहुत ही आइसोलेटेड सा, मतलब आसपास और कुछ भी नहीं है, जो कि इन्हें प्राइवेसी तो देता था बट साथ में ही खतरा भी देता था। अब जो डॉक्टर सदाओ थे वो एक बहुत ही फेमस जापानीज सर्जन, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर थे। उनका बचपन जापान में गुजरा है, पर उन्होंने पढ़ाई अपनी अमेरिका की बोस्टन स्टेट में की है। सदाओ को जापानीज गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी और चाहे उन्होंने अपने कई साल अमेरिका में गुजारे हैं, वो अमेरिकन को नफरत करते थे क्योंकि वो उनके दुश्मन थे। डॉक्टर सदाओ की वाइफ का नाम था हाना। वो भी उन्हें अमेरिका में ही मिली थी। हाना बहुत ही लॉयल है, डिसिप्लिन्ड है और एक ट्रेडिशनल जापानीज वुमेन है। अब इस कहानी का जो तीसरा मेजर कैरेक्टर है वो है द जनरल। ये एक पावरफुल आर्मी ऑफिसर है। ये बहुत ही बूढ़ा है और बीमार चल रहा है और ये सदाओ के ऊपर ही डिपेंड करता था ट्रीटमेंट के लिए। अब देखो, जापान के ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर को सोल्जर्स के साथ जंग में भेज दिया गया था, बट डॉक्टर सदाओ को यहीं पर रखा गया क्योंकि जनरल सिर्फ सदाओ के ऊपर ट्रस्ट करते थे और उन्होंने सेल्फिश होके सिर्फ अपने ट्रीटमेंट्स के लिए सदाओ को जापान में ही रखा हुआ था। सदाओ जापान में अपने बच्चों के साथ रहता था और अपने सर्वेंट्स के साथ रहता था और वो जापानीज आर्मी के लिए भी काम करता था, उनके सोल्जर्स को ट्रीट करता था। अब एक दिन सदाओ और हाना समुद्र के किनारे सैर कर रहे होते हैं और अचानक से सदाओ की नजर पड़ती है एक घायल आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास खून ही खून है। वो जाता है, उसको एग्जामिन करता है और वो देखता है इसको तो बहुत चोटें लगी हुई हैं और वो ये फाइनली रियलाइज करता है कि वो एक अमेरिकन प्रिजनर है जो कि भाग चुका है। अब उस टाइम में अमेरिकन प्रिजनर का मतलब ये था कि वो एक अमेरिकन सोल्जर है जिसको जापानीज आर्मी ने अपनी कैद में रखा हुआ था, लेकिन वो वहां से भाग गया था और तैर के समुद्र के किनारे पहुंच गया था, जहां पर सदाओ ने उसे देखा। अब उसको काफी चोटें लगी हुई थी, उसकी पीठ में बुलेट भी थी। अगर उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ा गया तो वो मर जाएगा। अब उसको एग्जामिन करने के बाद ये सवाल आता है कि सदाओ को उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। वो एक बहुत ही बड़े मोरल डिलेमा में चले जाता है कि उसको एक देशभक्त की तरह सोचना चाहिए या एक डॉक्टर की तरह। अगर वो उसे बचाएगा तो जापानीज आर्मी उसको देशद्रोही घोषित कर देगी और उसको मार देगी। अगर वो उसको ना बचाए तो वो यहीं पर पड़ा मर जाएगा। अब हाना भी सदाओ को ये सजेस्ट करती है कि उस सोल्जर को वापस समुद्र में ही फेंक देना चाहिए, पर सदाओ कहते हैं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। वो छुप के उस सोल्जर को कैरी करके घर में ले आता है। अब घर में जो सर्वेंट्स होते हैं वो उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डिसगस्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सोल्जर सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है जो कि मौत डिजर्व करता है, ना कि मदद। इन सब चीजों को इग्नोर करके सदाओ सोल्जर को देखता है और कहता है कि इसको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है और वो तुरंत अपने सर्जिकल टूल्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर देता है और ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। वो हाना को भी कहता है कि वो उसकी मदद करे, पर स्टार्टिंग में हाना बहुत ही ज्यादा डिसगस्टेड फील करती है और डरती है सोल्जर को हाथ लगाने से, क्योंकि वो उसका दुश्मन है। पर फाइनली वो हेल्प करना स्टार्ट कर देती है और सदाओ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं और उसकी बुलेट को निकाल देते हैं। आखिरकार सोल्जर की कंडीशन स्टेबल हो गई थी, पर वो अभी भी अनकॉन्शियस था, उसको होश नहीं था और डॉक्टर सदाओ उसी के आसपास रहते हैं और चौकन्ना रहते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कोई उसके घर में इस सोल्जर को देख लेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अब क्योंकि सदाओ ने उस सोल्जर की मदद की थी, उसके सर्वेंट्स उस घर को छोड़ के भाग जाते हैं और कहते हैं वो तभी वापस आएंगे जब ये सोल्जर उनके घर से चला जाएगा। अब सदाओ और हाना घर में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और उनको काफी डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि वो पकड़े ना जाए। अब जो सोल्जर था वो काफी वीक था, पर धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था, क्योंकि सदाओ उसकी बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे थे, हर कुछ समय के बाद चेकअप कर रहे थे। अब सदाओ जब भी अकेले बैठते थे उनके मन में सिर्फ एक ही डर रहता था, अगर किसी को इस सोल्जर के बारे में पता
पता लग गया तो गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट देगी और उसको मार देगी। अब अगले दिन जनरल की तबीयत खराब हो जाती है और वो सदाओ को बुलाते हैं चेकअप के लिए। सभी चेकअप होने के बाद सदाओ डर के मारे जनरल को सब सच सच बता देता है। अब अनएक्सपेक्टेडली जनरल उसे कहते हैं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और उसको बोलने के बजाय वो एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं मैं आज रात को तुम्हारे घर में असैसिन्स भेजूंगा जो कि उस सोल्जर को मार देंगे। ये सुनने के बाद सदाओ घर वापस चले जाता है। अब बातों से तो जनरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हेल्पफुल लगते थे, पर उनकी रियलिटी कुछ और थी। वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे, सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचते थे और वो उस टाइम में किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस नहीं ले रहे थे। अब सदाओ उस रात घर में वेट करता रहता है कि कभी भी असासिन आ सकते हैं और उसको मार देंगे। अब उस रात कोई भी असासिन नहीं आता है। वो अगली रात भी वेट करते हैं, तीसरी रात भी वेट करते हैं, पर कोई असासिन नहीं आता है। अब वो रियलाइज करते हैं कि खतरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस सोल्जर को यहाँ से भगा देंगे और उसकी मदद करेंगे। और अब जो चौथी रात थी, उस रात को सदाओ सोल्जर के एस्केप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसको एक बोट देते हैं, फूड देते हैं, जापानीज क्लोथ्स देते हैं और डायरेक्शंस बताते हैं। और जो सदाओ होते हैं वो सोल्जर की एक फाइनल मदद करते हैं। वो उसको एक फ्लैशलाइट देते हैं और वो कहते हैं अपने सफर में जब भी तुम डेंजर फील करो या तुम्हें मदद की जरूरत हो, तुम सनसेट के टाइम में 2 बार फ्लैशलाइट चला देना और मुझे पता लग जाएगा और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और अगर तुम एक फ्लैश जगाओगे मुझे पता लग जाएगा कि तुम सेफ हो। और वो उसको ये वार्न करते हैं कि अंधेरे में कभी भी फ्लैशलाइट को ऑन ना करे और ना ही उस टाइम पे आग चलाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जापानीज सोल्जर उसको ढूंढ लेंगे और मार देंगे। और वो उसके ये एडवाइस करता है कि तुम रॉ फिश खाना अपने सर्वाइवल के लिए। अब फाइनली वो अमेरिकन सोल्जर वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और सदाओ उसे कहते हैं कि यही पास में एक आइलैंड है, तुम वहां पर चले जाओ और वहां पर रह के तुम एक कोरियन फिशिंग बोट का वेट करना, जिसकी मदद से तुम जापान के बाहर चले जाओगे और अमेरिका की तरफ जा सकते हो। अब वो अमेरिकन सोल्जर बहुत ही थैंकफुल होता है सदाओ के लिए और वो सदाओ के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हाथ मिलाता है और वहां से रवाना हो जाता है। अब वो रात डॉक्टर सदाओ के लिए बहुत ही पीसफुल होती है। वो अपनी चैन की नींद सोते हैं। अब आप खुद ही इमेजिन करो, जिस चीज के लिए आप बहुत देर से डर रहे थे वो फाइनली जब हो जाती है, उसके बाद जो नींद आती है वो बहुत ही चैन की होती है। वही चीज सदाओ भी एक्सपीरियंस कर रहे थे और उनको इस चीज का भी चैन था कि अब उनको जापानीज सोल्जर से कोई भी खतरा नहीं है। अब सोल्जर के भागने के बाद उनके घर में सर्वेंट्स भी वापस लौट आते हैं, पर अगले दिन एक सोल्जर उनके घर में आता है और कहता है कि जनरल की तबीयत बहुत खराब है, सदाओ को वहां पर जल्द आना पड़ेगा। और सदाओ उनकी हालत देख के कहते हैं कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और सदाओ उनका ऑपरेशन करते हैं जो कि सक्सेसफुल जाता है। अब जब जनरल स्टेबल होते हैं और उनको होश आता है तो सदाओ उनको बताता है कि जो वो अमेरिकन था वो भाग चुका है। और जनरल कहते हैं कि वो अमेरिकन जिसको मारने के लिए मैंने असैसिन्स भेजने का वादा किया था, मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गया था और मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल ही गया, ये मेरी ही गलती है। और वो कहते हैं इससे ये साबित नहीं होता कि मैं इस कंट्री के लिए लॉयल नहीं हूँ। और वो सदाओ को कहते हैं कि तुम इस बात को बाहर मत आने देना। और सदाओ कहते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बात को लेके तुमसे लॉयल रहूंगा। तो जनरल कहते हैं तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। और फाइनली सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। अब सदाओ उस रात समुद्र के किनारे जाके खड़ा हो जाता है और समुद्र की तरफ देखता रहता है और वो ये देखता है कि कोई भी फ्लैशलाइट नहीं चली है, जिसका मतलब है कि वो अमेरिकन सेफ है और वो सक्सेसफुली वहां से भाग चुका है। ये जानने के बाद सदाओ बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करते हैं और वो अपनी जिंदगी की पुरानी चीजों को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी बीवी के बारे में सोचते हैं कि वो कितनी टॉकेटिव है। वो अपने उन टाइम को भी याद करते हैं जो टाइम उन्होंने अमेरिका में बिताए और वो उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में भी सोचते हैं जिनकी उन्होंने मदद की थी। और इसी के साथ आपकी ये कहानी खत्म होती है। थी ना ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और मुझे पता है कि इसने आपका वर्ल्ड वॉर 3 से ध्यान तो हटा ही दिया होगा। अब इस कहानी की जो एंडिंग हुई है इसका मतलब है कि ह्यूमैनिटी नफरत से जीत चुकी है और जो मोरल करेज है वो ब्लाइंड पेट्रियटिज्म, जिसका मतलब है कि अंध देशभक्ति से बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। मतलब हमें अपने मोरल्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और अंधभक्ति कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है ह्यूमैनिटी वर्सेस पेट्रियटिज्म। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हमें ह्यूमैनिटी को फर्स्ट पोजीशन में रखना चाहिए और देशभक्ति बाद में आनी चाहिए। अगर हम देशभक्ति के पर्सपेक्टिव से हर एक चीज को देखेंगे तो सिर्फ देश के बारे में ही सोचेंगे, सामने वाले इंसान के बारे में नहीं, ना ही अपने बारे में। तो हमें ह्यूमैनिटी के साथ सोचना चाहिए। दूसरा थीम है मोरल डिलेमा। अब डॉक्टर सदाओ ने जब उस सोल्जर को एग्जामिन किया था वो एक मोरल डिलेमा में चले गए थे कि उनको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, क्या चीज सही रहेगी। हम ऐसे मोरल डिलेमास में जिंदगी में बहुत बार पढ़ते हैं और ये चैप्टर में हमें यही सीखने को मिला कि उस डिलेमा से निकलने के लिए सिर्फ एक इंसान की तरह सोचो। तीसरा थीम है वॉर क्रुएलिटी। ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि कैसे वॉर के कारण दो अनजान लोग भी एक दूसरे के साथ नफरत करनी स्टार्ट कर देते हैं और कैसे एक
जंग के कारण कितने लोगों की जान चली जाती है। फोर्थ थीम है एथिक्स वर्सेस ड्यूटी। जब डॉक्टर सदाओ को वो डिसीजन लेना था कि उनको सोल्जर की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनका यही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करें या अपने एथिक्स को। उनके एथिक्स ये कहते थे कि एक दुश्मन की मदद नहीं करनी चाहिए, पर उनकी ड्यूटी एज अ डॉक्टर ये कहती थी कि कोई भी घायल आदमी हो उसकी मदद करनी चाहिए। अब इस चैप्टर का लास्ट थीम है कंपैशन। अब डॉक्टर सदाओ और हाना ने जिस तरह से उस सोल्जर को ट्रीट किया है वो कंपैशन को ही शो करता है। और यहीं पर हमारे ये थीम्स खत्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि जंग के दौरान भी ह्यूमैनिटी सबसे पहले आनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी हमें ऐसी हालत में दिखे कि उसको मदद की जरूरत है तो हमें उसकी बिना सोचे मदद करनी चाहिए, चाहे उस समय जंग भी क्यों ना चल रही हो। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इस स्क्रीन के ऊपर एक शॉर्ट का लिंक दिख रहा होगा। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस वीडियो के ऊपर लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और डिटेल्ड एंड इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।